Habibi, come to Dubai. अगर कोई इंडिया से चलता है और वो दुबई आना चाहता है तो उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके अंदर होना चाहिए तबीयत से कॉन्फिडेंस। दुबई में प्रॉपर्टी 1 BHK वो कितने का आता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 3 करोड़ से लेकर के आपकी कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है उस पर। इतना बड़ा 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, क्या इसका ROI भी है दुबई में? रफली 6 to 8% ये गारंटीड है। दुबई ये इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटी करता ही करता है। आम इंसान है वो डरता है, उसके पीछे के रीज़न है। पहला, वहाँ पर ऐसा बहुत फ्रॉड होता है कि पता लगता है कि ये ही ज़मीन 10 लोगों को पहले बेची जा चुकी है और फिर 11वीं को बेच दी गई। क्या दुबई में ऐसा होता है? गोल्डन वीज़ा के लिए बहुत हम लोग गोल्डन वीज़ा, दुबई का गोल्डन वीज़ा है मेरे पास, ये स्टेटस सिंबल है। पता कर लेते हैं कैसे मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 million दिरहम, ओके, समवेयर अराउंड 4.5 CR समथिंग लाइक दैट। आप रात को 3 बजे 4 बजे भी आप निकल जाओ, आपको कोई हाथ नहीं लगेगा। ये कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। आपको कोई मूवी नहीं लगाएगा। हाँ नहीं, मुंह तो लगा लेंगे हाथ नहीं लगाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो, मतलब एमिरेट्स में एक्चुअली कसिनोज, जुआ खेलना थोड़ा वो लोग इस पे बिलीव नहीं करते, शरिया लॉ में नहीं आता, तो वो जुआ वो नहीं खेलते। Most of the economy in Middle East is oil-based economy, and there were very few leaders who realized that oil हमेशा नहीं है। हबीबी, कम टू दुबई। ये डायलॉग आजकल जेनजीज में बहुत फेमस है, रील्स पे आपने बहुत सुना होगा। दुबई ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये डायलॉग मेरे भी जहन में काफ़ी दिनों से चल रहा था एंड फाइनली मैं दुबई में हूँ। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है दुबई में और ऑब्वियसली हम लोग दुबई को बहुत सारी चीज़ों के लिए जानते हैं, लेकिन एक चीज़ आजकल बहुत ट्रेंड में है, दुबई इन्वेस्टमेंट। क्या मुझे दुबई जाना चाहिए? क्या मुझे दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रॉपर्टीज़ के रेट्स क्या है? ROIs क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। इनिशियल लेवल पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे वहाँ पर किस तरह से अपने आप को, अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना होगा? बहुत सारे सवाल हैं ना आपके दिमाग में। चलिए उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ नेस्टवुड कंपनी के डायरेक्टर ऑफ सेल्स अली अकबर भाई आज हमारे साथ हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं दुबई को लेके, जितनी एक्साइटमेंट है दुबई को लेके, उसको डबल कर देंगे, डाउट्स को माइनस कर देंगे। चलिए कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे अली भाई का। अली भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much. Before we start, I would like to thank you for having this opportunity, and I will try to reach आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सवालों का जवाब देना चाहूँगा जो शायद लोग अभी तक नहीं जानते या अभी तक उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची। I'll try to answer all these objections, questions, curiosity through you, and I hope it will be good. So let's start. सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप दुबई में कितने सालों से रह रहे हैं? I came to Dubai in 2011. 2011 में? जी हाँ। इंटरेस्टिंग। तो 2011 में आप किस मकसद से आए थे? It was a holiday tour. देखो, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ना छुट्टियों के लिए आते हैं, लेकिन दुबई उनको अपना बना लेता है। आपको भी जब मौका मिले, मेरे साथ भी ऐसा है बाय द वे, ये मेरा सेकंड ट्रिप है, पॉडकास्ट फर्स्ट है, दुबई आ गया हूँ मैं। लेकिन जब पहली बार मैं आया था एंड आई वाज लाइक, क्या सिटी है यार ये, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, उसको सोचने और समझने के बाद तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी यहाँ सेटल हो जाना चाहिए। अभी तक प्लान नहीं किया है, बट हाँ। तो आप घूमने आए, आपको अगर मैं पूछूं कि दुबई घूमने के बाद आपने 3 ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने प्लान किया कि यार चलो दुबई में सेटल हो जाता है, यार इंडिया से मूव करते हैं? सबसे पहली चीज़ मैंने ये नोटिस की, यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, रहते हैं। कल्चरल आप एक लोग दूसरे से मिलते हैं तो उनके कल्चर के बारे में जानने मिलता है, उनको हमारे कल्चर के बारे में जानने मिलता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर की वो यहाँ के जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपेयर टू माई सिटी it was way ahead. Okay. And I've seen that if I start my career over here and if I compare that same career pace in my country, I think I can facelift it or uplift it. True. And everybody has set their target. They want to see somewhere themselves in next 2 years, 3 years, 5 years. जो मेरा टारगेट था, मैंने देखा कि यहाँ मैं उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकता हूँ. एंड द थर्ड थिंग इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सो for the first 15 days, it was not like I want to have a job over here. Or I was just exploring the city. You know, you travel through buses, taxis, metros, you meet different people. और उस वक्त एक क्यूरियोसिटी होती है शहर को जानने की, सवाल होते हैं. आप पूछते हैं लोगों से, लोग भी देखते हैं कि आप समझ जाते हैं, लोग आप टूरिस्ट हैं, वो भी आपको वेलकम करते हैं. एक अपनापन महसूस होता है. धीरे धीरे वो चीज़ फिर आपको समेट लेती है और you come up to a decision that let's start. So yeah, I started with ground zero. It was fun. It was learning. It was tough as well. But then when you have dedication, motivation, focus हो आप, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो. सिंपल तरीके से बताता हूँ, दुबई इनको इन्हीं की नज़र से देखते हैं ना, ये आए और आई थिंक आप लोगों के लिए भी वही ऑप्शंस होंगे. जब आप एक्सप्लोर करोगे दुबई को तो आपको भी लगेगा कि ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं दुबई जाना चाहता हूँ. नंबर 1, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग यहाँ रहते हैं. मतलब ये चीज़ मैंने भी फील की जब मैं पहली बार दुबई आया था. सड़कों पे देखो आप यार यहाँ पे यूरोपियन पीपल मिल जाएंगे, ईरान, इराक, मतलब इस तरफ से ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, आप पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के आप जिनको देखना चाहते हो यहाँ पर हर तरह के कल्चर के लोग दिखेंगे. जो इंडिया में कौन सी ऐसी सिटी है कि जहाँ पर दिखते होंगे इतने फ्रिक्वेंटली, सोचो ज़रा. नंबर 2, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर. ओ माय गॉड, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है. आप बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है लेकिन उसका एक अलग ही चार्म है. लेकिन उसके अलावा जब बुर्ज खलीफा बना तो ये शहर रुका नहीं. इतने सारे बिल्डिंग्स, टॉप क्लास बिल्डिंग्स यहाँ पे खड़े हो गए कि देख के मन ही नहीं भरता है ना. एंड थर्ड थिंग इज़ ऑब्वियसली, तीसरा चीज़ था जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ऑब्वियसली जब आप नया शहर होता है तो आप सोचते हो कि मैं काम क्या करूँगा. तो अली भाई से पहले पूछ लेते हैं कि अली भाई ने सबसे पहले काम क्या शुरू किया था. तो जब आप आ गए थे आपने सोचा कि 15 दिन मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और सोचा कि चलो मूव कर लेता हूँ, पहला काम क्या था आपका? आई हैव डन सेल्स थ्रू आउट माई करियर. ओके. स्टार्टेड माई जॉब फ्रॉम मुंबई and then I came to Dubai. Okay. Again, the idea was not to start a career, but then eventually I made up my mind. Okay. करना क्या है, सेल्स ही करना है. मुझे मज़ा आता है उसमें. लेकिन जॉब ढूंढना एक टास्क होता है, So because I did not had choice, I decided let's try everything. Maybe I'm wrong, but there was no one to guide me, and perhaps I didn't even ask anybody how to start. Because I wasn't sure also कि सक्सेस मिलेगी जॉब में या नहीं मिलेगी. बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल जो दुबई आते हैं, अपना ट्राई करते हैं लक, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ सक्सेस मिलती है किसी को. सो आई केम फॉर अ 1 month एक्चुअली, बट देन आफ्टर 15-20 days I thought let's explore the opportunity. And then for the first month I didn't get anything in my hand. But जब आप किसी चीज़ में घुस जाते हो तो धीरे धीरे आपको सीढ़ियाँ मिलने लगती हैं. ट्रू. कि ये गलती की वजह से शायद मुझे इंटरव्यू नहीं मिला, अब हम ये ट्राई करते हैं, अब हम वो ट्राई करते हैं. करते करते पहला महीना ख़त्म हो गया, दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, दूसरा महीना भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. लेकिन ख़त्म होते होते ऐसा था कि मेरे पास कई ऑप्शंस थे. मुझे याद है कि मैं एक बार एक बैंक में गया और आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बैंक, बट देयर वाज नो इंटरव्यू. आई जस्ट वेंट देयर एंड आई सेड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. सो द बैंक मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वो आया, उसने बोला जॉब तो नहीं है. मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं. तो बोले अच्छा चल नीचे सिगरेट पीते हैं. ओके. तो मैं सिगरेट नहीं पीता था उस वक्त तक. नीचे गया, उसने बोला अच्छा बता कर मैं तो तेरे को जॉब दूंगा तो तू क्या करेगा. मैंने बोला मुझे
अभी इस शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं आप ही के किसी अच्छे एम्प्लॉय के साथ बोलूँगा कि मुझे एक दिन के लिए टैग कर दो, ओके, मैं समझूंगा वो कैसे काम करता है और मैं आपको नेक्स्ट डे से काम डिलीवर करूँगा। बढ़िया। मुझे याद है उसने अपनी सिगरेट फेंकी, मुझसे बोला हाथ मिला, बोला तू डन है, जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी आई विल गिव यू अ जॉब। ओके, आई वाज हैप्पी। बाय द वे आई यूज्ड टू लिव इन अलेन, ओके, which is 1.5 hour away from Dubai. I used to come every day to find interviews and try my chance. फिर एक दिन मुझे एक चांस मिला, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन मैट्रिक्स टेलीकॉम इन इंडिया. They used to provide international roaming services to people who are into business and travel abroad. So I was initially looking for something related to my past, career. So there was, I found out an interview there, but they already set the interview dates and all. I called this guy and he said, chance तो नहीं है. मैंने कहा तू कुछ भी पूछ मेरे से, और अगर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ तो सी if I'm like if I deserve that, set me. He asked me couple of things and he liked it. So he said ठीक है कल पहुँचो सुबह 6 बजे मुझे अलेन से दुबई पहुँचना था. And it was in Media City, the Al Salam Tower. That's Do. उस वक्त वो Do का headquarter था. So I went there. I was the last person to reach there because मुझे रात को 8 बजे मालूम चला. But I was the first person who got this job. Amazing. Out of 100, I think they selected around 12 people. I started my career in telecom, and then I think in 2013, it was a golden period for Dubai because they announced Expo 2020. Okay. And that was something big. And this is the time when real estate started booming again after 2008 crisis. And everybody was talking about it. What is this? What is Expo? What's going to happen? How it's going to boost the economy? And I realized one of my friend switched his job from clubbing industry to real estate. We used to hang out together. He used to talk about it. There was an interest कि यार मुझे भी करना चाहिए. Okay. And that's how I ended up, into real estate. He was the first person to introduce. I'm thankful to him as well. So this is the story. It's been around 10 years that I am into this industry, and I really love this. I meet people from all across the globe. They're interesting. They talk their culture, they share their things, I share my culture. There is a bond, when you talk many people about your culture, their culture, you get into some interesting things. True. So that's the whole story. बट अली भाई, जो भी आपने देखा, ऑब्वियसली हर किसी का अपना स्ट्रगल पॉइंट होता है. इनिशियल लेवल पे अगर कोई दूसरा अली इंडिया से चलता है और वो दुबई आना चाहता है, तो उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए वो क्लियर कर देते हैं. सबसे पहले सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके अंदर होना चाहिए तबीयत से कॉन्फिडेंस. ओके. वो इसलिए क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. आपकी यहाँ कोई खुदा का बंदा उतर के नहीं आएगा फरिश्ता बन के मदद करने. यू विल हेल्प योर सेल्फ. ओके. एंड यू हैव टू हैव अ प्लान बी ऑल्सो. Many people come to Dubai, they don't get success because you're lacking somewhere which you don't know perhaps. True. And what I have learned in Dubai, there is no second chance. Once you are a fail, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है एफर्ट डालने की तो आप फेल ही रहोगे. दूसरी चीज़, यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि आपको करना क्या है. जब आप क्लियर व्यूज़ आइडियाज़ के साथ आते हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिल ही जाती है. आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में 1 दिरहम ऑलमोस्ट 24-25 रुपये है. मतलब 24-25 गुना महंगा कह सकते हैं कि टेक्निकली समझते हैं अली भाई से. तो ये जो टर्म है बेसिकली इंडिया में, ऑब्वियसली मैं आया हूँ तो मुझे पता नहीं लगता है. यहाँ पे वो बोलते हैं 10 दिरहम दिए, लेकिन वो 10 दिरहम 240-250 रुपये के बराबर है. जी. तो ये कितना किसी को पचाना आसान है ना. कितना महंगा है दुबई, और वो महंगा सस्ता कब लगने लगता है? मुझे नहीं लगता है महंगा है. Okay. और जब आप शुरू में आते हो
तो ऑफ कोर्स आप इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके आते हो, हाँ तो आपकी आदत होती है, आप बाद में कैलकुलेट करते हो कि मैंने इंडियन रुपीस में कितना दिया। हाँ लेकिन धीरे धीरे जब आप इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, ट्रांसपोर्टेशन देखते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हो, और जब उसको आप कंपेयर करते हो तो ये जो भी है आपको जस्टिफाइड लगने लगता है। इन्फ्लेशन रेट दुबई का ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो इट डिडंट एक्सीड मोर देन 2% ओके कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया एशियन कंट्रीज। ओके So to me it's not expensive actually. I mean to me it is well justified यार। तो अगर आप लोकलाइट है यहाँ रहते हैं तो आपको महंगा नहीं लगेगा, लेकिन आप मूव कर रहे हैं इंडिया से ओब्वियसली तो आपको महंगा लगेगा, क्योंकि ओब्वियसली अब ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, वो करेंसी का जो लेवल डिफरेंस है उसकी वजह से फील होता है। अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू अली भाई। I feel pity for those who invest in Indian real estate. I've seen that prices rise too fast, but Indian rupee fall with that same pace. ये एक टेक्निकल very- इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अली भाई ने बताई, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ प्रॉपर्टी के दाम तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन रुपया उतनी तेज़ी से गिर रहा है। तो हमको समझ में आता है 10 साल बाद कि हमने एक प्रॉपर्टी ली और हमको लगा कि ये तो अरे 1.5 के 2 हो गए, लेकिन आपका पैसा भी तो गिर रहा है, वो रुपए का कीमत भी तो गिर रहा है। तो एक्चुअल में आपका ROI एट दी एंड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? अगर इंटरनेशनल करेंसी से कंपेयर करें तो आप वहीं हो जहाँ से आपने शुरू किया था। ट्रू। जब तक आप इंडिया में हो आपको लगेगा यार डबल हो गई, एक और करते हैं। बट इफ़ यू लुक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, as long as Indian currency is not getting stronger and stronger against dollar, to me it doesn't make sense. Yeah, of course it's an asset. Being an Indian, it is again connected to my emotions that I'm having a real estate. But unfortunately, that investment in international market on comparison is not appreciating. एक फैक्टर आपको मिला कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करके क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके दुबई में क्या फ़ायदे हैं अगर वही पैसा दुबई में लगाया जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया दुबई का। मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि आप दुबई में रहते हो, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं आपसे चीज़ों के दाम पूछूंगा, वही चीज़ों के दाम मैं इंडिया के बताऊंगा, थोड़ा कंपैरिजन हो जाएगा, उनको मज़ा आएगा टैली में, ठीक है। फिर उसके बाद ना उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अली भाई चाय कितने की आती है दुबई में? 1 dirham। 1 दिरहम। ये 1 दिरहम की चाय आती है, एक्चुअल में 1 दिरहम हुआ 25 रुपये के बराबर, ठीक है। तो 25 रुपये की चाय है। इंडिया में मोस्ट ऑफली आपको 5 से 10 रुपये थड़ी पे चाय मिल जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा उसको। थोड़ा और ऊपर चलता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब चीज़ें महंगी लगेंगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो सस्ता लगता है। बिल्कुल। जैसे अगर आपके पास भी मुझे प्रो दिख रहा है, तो ये जो प्रो लिया है आपने, कौन सा है? 15 है, 16 है, कौन सा है? I think 5,500 dirhams, but it's 512 GB। 512 GB, 5,500 दिरहम। उसको अगर कन्वर्ट करें तो देखिए 5,500 दिरहम इंटू 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्जन चार्जेस लगता है 1,37,500 रुपये। ये दुबई की कीमत है, लेकिन जब आप इसको इंडिया में लेने जाएंगे तो आपको 20 से 25,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी है। अगला सवाल प्रॉपर्टी पे करता है। दुबई में प्रॉपर्टी 1 BHK है। किसी को 1 BHK लेना है जिसमें सिर्फ एक ही रूम होता है, फिर किचन होता है, वो कितने का आता है? एक रूम, एक हॉल और एक किचन होता है। हाँ। देखिए दुबई इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड सिटी। ओके। यू हैव ऑप्शंस फ्रॉम, मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँगा। हाँ। आपके पास ऑप्शंस हैं 3 करोड़ से ले करके आपकी कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है उस पर। अमेजिंग। ऑफ कोर्स दुबई हैज़ अफोर्डेबल सेगमेंट, दुबई हैज़ अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट, दुबई हैज़ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, दुबई हैव फ्यू आइकॉनिक लोकेशंस जहाँ लोग ये सोच कर नहीं लेते हैं कि मुझे कितना रिटर्न आएगा, कितना कैपिटली अप्रिशिएट होगा। उनको सिर्फ अपना एक
और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एंड दैट डजंट हैव एनी कॉस्ट, यू नो, आपकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है. फाइनली 1 BHK, अब कीमत आपने सुनी, बट उसके सेगमेंट्स बहुत है, वो डिपेंड करता है दुबई में एरिया पे. बट जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में मुंबई में जो 1 BHK आता है वो आपको 60-70-80 लाख रुपए मिल जाता है. और छोटी जो सिटीज़ हैं, स्मॉल सिटीज़ में, वो इतने महंगे नहीं है, 15-20 लाख रुपए में ही मिल जाता है. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पर कीमतें 3 करोड़ से शुरू हो रही हैं. तो मैं आपसे यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछूंगा. पहली चीज़ तो, इतना बड़ा 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, क्या इसका ROI भी है दुबई में? Dubai is known for ROI. ओके. On an average, 6 to 8% guaranteed. But there are some locations wherein you can even make more than that. ओके. दुनिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिना रियल इस्टेट के नहीं बन सकता. ट्रू. कुछ लोग रियल इस्टेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि दे लव रियल इस्टेट, कुछ लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स. बट यस, दुबई वेलकम्स एवरीवन. पर ये कोई इंडियन है बेसिकली, वो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने आएगा, तो ओबियसली वो सोचता है कि मुझे ROI, ठीक है आपने बताया कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकता है कि इंडियन अगर दुबई में इन्वेस्ट करता है तो कितनी परसेंटेज वो इन्वेस्ट एक्सपेक्ट कर सकता है? 8%, 10%, 6%? रफली 6 to 8% ये गारंटीड है. दुबई ये इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटी करता ही करता है. ओके. On top of that, if you rent your apartment, let's say if your location is touristic location, and then you can put your apartment on short-term rental, Airbnb, holiday homes. In that case, it can go up to 15-16%. अमेजिंग. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, रीच आउट टू अस, कम टू दुबई, हबीबी. And yes, we will put that on the table, and I can talk on facts that why it's better than any country in the world. बट अगर वो इंडिया में रह रहा है और वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करके छोड़ दूँ, तो वो तो आपका वो देखना चाहेगा कि मेरा पैसा कितना ग्रो कर रहा है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर्स बताइए कि क्यों वो अपना पैसा दुबई में डाले. पहली चीज़, the economy is stable. ओके. The politics is stable. ओके. Return on investments are good. As I mentioned, on an average 6 to 8%. Then market is very well regularized. ओके. There is a real estate regulation authority ओके. to make sure that there is a transparency, there is a legitimacy. Dubai Land Department monitor everything in Dubai to make sure the investor is comfortable, investor is trusting the market. So these are some few important factors. And then real estate agencies also play a very important role. ओके. Like you mentioned, let's say you are an Indian and you are not in Dubai or from anywhere in the world, and you have invested, but now who will manage your property? That's where real estate agencies play a very vital role. They manage your properties, they take care of the rentals, they take care of the sale, they make sure that your money is safe. So they provide all that services without any cost. So that's what I think can be a peace of mind for those who are not in Dubai or UAE. They can easily invest. थोड़ा सा कंपैरिजन इंडिया और दुबई का इस चीज़ में भी कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में जनरली, अली भाई आप इंडिया भी रहे हो, दुबई भी रह रहे हो, तो वहाँ पे जनरली लोग प्रॉपर्टी में, जो आम इंसान है वो डरता है. उसके पीछे के रीज़न है, पहला वहाँ पर ऐसा बहुत फ्रॉड होता है कि पता लगता है कि यही ज़मीन 10 लोगों को पहले बेची जा चुकी है और फिर 11वीं को बेच दी गई. क्या दुबई में ऐसा होता है? यार एक्चुअली पता है, प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया. ओके. एंड समवेयर वी ऑल्सो लैक इन
properly managing everything. Hmm. Unfortunately, India is very big country. True. So it's also a challenge. I'm not criticizing anyone. Hmm. So when there is a lack of information, lack of knowledge, of course there are some people who might take an advantage of. Hmm. Thankfully, this is not possible in Dubai because the government is proactive. Hmm. As I said, we have Real Estate Regulation Authority, Hmm. who Dubai Land Department as well, who monitors everything. Hmm. You know, I can just find out everything on my mobile. There is an application called Dubai Rest. I have invested in a property. I can right now check how much construction has happened. When was the last inspection done in that property? I can even check the photos the inspector clicked. I can even see when is the project about to complete. I can even see what is the escrow account. Again, आपने जो पिछला सवाल पूछा था कि इन्वेस्टर्स को ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे दें, तो there is a escrow account, as I just mentioned. This works like a trust, you know. It's an account which is governed by or controlled by, monitored by Dubai Land Department. Me as a developer, I can access that account only on certain conditions which Dubai Land Department had set during the approval of that project. Amazing. So if you are an investor and you want to make sure that your money is safe, ask your real estate consultant to give me the escrow account of that project. I'll send my money into that. And let's say if the developer is not able to deliver the project on time or any delays or something, your money is always safe. So, you know, these kind of facilities, I believe, is lacking In India. in India. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग बहुत डरते हैं इंडिया में. मैंने तो आज तक कभी लैंड पार्सल खरीदने का कभी सोचा नहीं इंडिया में. हाँ, थोड़ा फ्लैट्स के बारे में ज़रूर सोच लेता हूँ, बट लैंड पार्सल के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस, कब आपसे फ्रॉड हो जाए इंडिया में पता नहीं लगता है. मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा कम है ये, अच्छे डेवलपर में कम होता है, बट जनरली स्मॉल सिटीज़ में होता है, और जो अच्छे डेवलपर नहीं हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं. बट यहाँ पर ख़ास बात यह है कि दुबई में एक ऐप है, ये एक नई चीज़ थी, मेरे लिए भी थी. दुबई रेस्ट बोलते हैं उसे. Dubai Rest, Dubai REST. In this application, I can even download my title deed. Amazing. In this application, I can even check the authorized real estate consultant in the market. You can just type their contact number, or let's say type their name, and you can see the list. You can even see their track history, how much real estate they have sold. You can even see their reputation in that industry. So that application alone provide lot of confidence for any individual investor to make up their mind that is this a good choice. And I'm sure if he get into that application without anyone's help, he will get so much of information over there, and directly by the government, by the way. That application is by the government, by the Dubai Land Department. Amazing. So I advise to everybody who is in touch with me, discussing opportunities, I tell them half of the information you can get from this app only. क्रेजी. ये अच्छी चीज़ है, हमारी टेंशन खत्म. हम इंडिया में बैठे इन्वेस्ट करके हम देख सकते हैं कि ऐप के अंदर कि क्या चल रहा है यार हमारी प्रॉपर्टी का. इंडिया में एक और प्रॉब्लम है अली भाई. इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बोल दिया जाता है कि ये मैं प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, डेवलपर एक शोकेस करेगा ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बिकना भी शुरू हो जाएगा, लोग पैसा भी डालते हैं, डिलीवरी डेट उसकी तय होती है कि 2 साल में हम लोग दे देंगे. लेकिन बहुत रेयर है कि कोई डेवलपर इंडिया में जो कमिटमेंट करता है बेसिकली कि मैं इतने टाइम पीरियड में दे दूंगा, वो दे देता है. बहुत रेयर है. यहाँ बहुत रेयर है कि जो डेवलपर कमिटमेंट देता है वो डिलीवर ना करे. उसके पीछे का रीज़न क्या उसके है? पीछे का रीज़न यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का मास्टर प्लानिंग है. आई मीन सिर्फ एक बंदा डिसाइड नहीं करता यहाँ पे कि मैं क्या करने वाला हूँ. ओके. यहाँ पे समझो कि देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम. ओके. देयर इज़ अ मास्टर प्लानर who plans everything. They make sure that whatever they are coming up, it should be well diversified. पर ये तो खैर एक सिस्टम की आपने बात की.
पर मैंने ये भी सुना है कि जैसे इंडिया में क्या होता है जनरली, अगर प्रोजेक्ट डिले हो भी गया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है हो गया, रीजंस होंगे, कोई पेनल्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। पर क्या दुबई में ऐसा होता है? दुबई में भी होता है, डिले होते हैं, डिले होते हैं, लेकिन अननेसेसरी डिले नहीं होते। ओके। See, it's not just a building and a structure, and once the building is ready, you have to obtain a building completion certificate, ओके। and for that you have to have a telecommunication access, you have to have a water and sewage connection, you have to have a electric connection, and there are different authorities to get those connections done. So developer has to reach out to all these authorities. So due to that there are sometime delays, but those delays are like 3 months, 4 months. In past few years I haven't seen any delays more than 6 months. But yes, if there is a delay, the government, as I mentioned earlier in this podcast, that there is a inspection every 2 month, every 3 month, or every quarter, and that inspection Dubai Land Department is so strict about. They want to make sure that everything is going as per the plan. So if not, there is a penalty. If let's say if the project is delayed more than a year, there is a penalty. Okay. And there's no escape. There's no escape. ओके, वो पेनल्टी उन्हें देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। अली भाई, हम प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर रहे हैं दुबई में, उसके लिए मिनिमलिस्टिक जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो किसी फॉरेन इन्वेस्टर के पास होने चाहिए, वो क्या होते हैं? Only passport. दैट्स इट। That's it. अमेजिंग। तो आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो मिनिमम कितना अमाउंट रखे कि वो दुबई में इन्वेस्ट करने का सपना देख पाए? मिनिमम 1.5 CR. ओके। I think is a significant amount. आप काफ़ी अच्छे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप दुबई को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या है, वाली भाई से पूछते हैं, क्या 1.5 करोड़ उसको इंस्टेंट चाहिए? नहीं चाहिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसा क्यों है? तो आप कौन सा प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे कि हाँ ठीक है ऐसे प्रोजेक्ट में डालिए, वहाँ पर एक साथ पैसा नहीं चाहिए होता, तो फिर प्लान क्या होता है वो भी समझा दीजिए। द बेस्ट थिंग इज़ अ पेमेंट प्लान इन दुबई। ओके। जो कि दुबई को बाकी सिटीज़ से अलग बना थोड़ा अलग बनाता है। जनरली अगर आप यूरोप में हैं तो या तो आप कैश खरीद सकते हैं या आपको मॉर्गेज लेना पड़ेगा। ओके। मॉर्गेज भी हाई इंटरेस्ट रेट पर होगा। इंडिया में भी शायद ऐसा ही है। बट दुबई हैज़ समथिंग कॉल्ड फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान। जनरली यू कैन ब्लॉक द property by 10% or 20% down payment. On top of that, you will just put 4% Dubai Land Department fee, registration, and then there is a very nominal amount of admin fee. That's somewhere between 1,500 dirham to 5,000 dirham, and you're good to go. Then there would be a payment plan. Some developers they offer 1% monthly, or some developer offer 5% quarterly or half yearly until the time of handover. In some cases, some developers are also offering something called post handover payment plan. That means एक certain amount है जो आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान पे कर दिया। मान लीजिए बिल्डिंग रेडी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है और अभी भी 30 या 50% पेमेंट बाकी है। As per the agreement on sales purchase documents, you will get the keys. आप उसको रहना स्टार्ट कर दें वहाँ पर या आप उसको रेंट कर दें। जो बाकी का अमाउंट है एज़ पर द कमिटमेंट 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, कुछ केसेस में 4 साल भी है। आप मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज पोस्ट हैंड ओवर पे करते रहेंगे विद ज़ीरो इंटरेस्ट। अमेजिंग। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दुबई। ये वहाँ नहीं है बाय द वे। अब जैसा पहले क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने कहा कि आपको 1.5 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट दुबई के लिए चाहिए, बट उसमें भी एक कैच है। कैच ये कि आपको वो एक साथ नहीं चाहिए। बहुत सारे डेवलपर है जो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस देते हैं,
मतलब अगर एक स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उसका भी सिर्फ इनिशियली 10 से 20% ही देना है। बाकी पेमेंट प्लान चलता है आपके मंथली बेसिस पे, वो डिवाइड हो जाता है। मतलब जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता आप 40 to 60% ही देते हैं, और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद आपको बाकी पेमेंट देना है, और उसके लिए भी आप मॉर्गेज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सस्ता है। अली भाई से पूछते हैं। अली भाई, इंडिया में होम लोन जब लेने जाते हैं तो उसमें वो लोग ऑलमोस्ट इंटरेस्ट लगाते हैं 8% वहाँ पे चलता है, 8.5, कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट लेता है। दुबई में क्या सीन है? If you are non-resident, ओके I don't think it will go more than 5 or 5.5%. That's the maximum. ओके Yeah. Yes, but there are certain criterias which you have to fulfill. ओके लाइक You have to have a certain amount of income. ओके Like if I'm a resident, to me, I believe minimum 10,000 dirham is the minimum salary required to have a eligibility ओके of mortgage. But being a non-resident, minimum 20,000 dirham Okay. has to be in your account all through the time. And then of course you have to provide your IT returns and also, just to make the documents stronger to get the approval. But on any cases, it does not go beyond 5%, 5.5%. And I believe that's the cheapest In the world? if you compare it with top cities in the world. तो एक और चीज़ है, आपने NRIs के लिए बताया कि ये 5 या 5.5% से ज़्यादा नहीं जाएगा। जो लोकलाइट है उनको मॉर्गेज लेना है तो वो उसका परसेंटेज कितना होता है? It is varying between 2.9% to 4%, 4.5%. ओके अब लोकलाइट में कौन आता है? दुबई में जो दुबई के ही हैं, दुबई के ही सिटीजन है जिनके पास पासपोर्ट है, या वो लोग भी जिनके पास वीज़ा है? जिनके पास वीज़ा है उनको बेसिकली हम एक्सपैट्स बोलते हैं. ओके तो वीज़ा वालों को भी 2.93% तक मॉर्गेज मिल सकता है। जी हाँ. ये भी इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए ज़रा, इंडिया में आपको होम लोन 8 to 9% पे मिलता है, और अगर आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं तो वो 12% तक भी जा सकता है। लेकिन दुबई में ये इंटरेस्ट रेट 3% से 5.5%, उससे ज़्यादा कभी एक्सीड करता ही नहीं है। यहाँ होम लोन बहुत चीपर है। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? ऑब्वियसली चलो अली भाई से पूछ लेते हैं, मैं अपना एंगल अलग से बताऊँगा। ये इतना ईजीली होम लोन अवेलेबल हैं, उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है कोई NRI जो बाहर से इन्वेस्ट करने जा रहा है? इसके बहुत फ़ायदे हैं, बताइए। एज एन NRI you will have to put only 50% ओके through your personal finance. ओके Remaining 50% you can take a mortgage. Now because of the lowest interest rate, for example, you buy 1 bedroom apartment roughly 1.5 से 2 करोड़ या 3 करोड़, आप मैक्सिमम 25 ईयर्स तक का लोन, होम लोन ले सकते हो. जो इस चीज़ को कैची बनाता है वो ये है कि मैं कंपेयर करूँगा इसको इंडिया से. इंडिया में रिटर्न 2 से 2.5% है. किसी भी अच्छी सिटीज़ में चले जाओ आप. अगर आप होम लोन लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप रेंटल रिटर्न से वो इंस्टॉलमेंट कवर कर सकते हो. मैंने अभी तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा. ट्रू. दुबई में उल्टा है. योर इंस्टॉलमेंट ऑफ द अपार्टमेंट विल बी मच लोअर देन योर रेंटल रिटर्न्स. अमेजिंग. यानी एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का वर्स्ट से वर्स्ट रेंट महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकता है. और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 50 से 60 हज़ार या मैक्सिमम 70 हज़ार रुपये होगी. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप बिल्डिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऐड कर लो तब भी वो अपार्टमेंट आपके पॉकेट में कुछ ना कुछ रख के जाएगा. क्या बात है, ये हुई ना बात. ये मैं कहूँगा कि ये हाईलाइट है इस पूरे पॉडकास्ट का. ज़रा समझना. बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक अपार्टमेंट लिया, अंडर कंस्ट्रक्शन था, 2 साल में उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई या 1 साल में हुई, तब तक आपको 40-50-60% ही देना है. जब हैंडओवर का टाइम आया तो आपने दुबई से ही, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वीज़ा मिल जाता है आपको, इन्वेस्टमेंट वीज़ा.
ये हम अली भाई से भी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट वीज़ा जब आपको मिल गया तो किसी भी बैंक से आपको 3 to 4% मैक्स आपको मॉर्गेज मिल जाएगा। मॉर्गेज इतना चीप है कि उससे ज़्यादा रेंट मिलेगा आपको। यहाँ पर रेंट का ROI 8 to 10% है और मॉर्गेज आपने 3 से 4% उठाया तो आपकी जेब में पैसा जा रहा है। समझिए कि आप रेंट भी ले रहे हैं, उससे अपना बैंक का मॉर्गेज भर रहे हैं और आपकी कमाई भी हो रही है। ये इंडिया में तो नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली। हाँ, अब वीज़ा पर आ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको वो जो बैंक के लोन है, जो मॉर्गेज है, वो 5 से 5.5% तक मिलेंगे। लेकिन आप ये नहीं चाहोगे तो वीज़ा कैसे मिल जाए कि हम लोग उसको 2.9 या 3% तक भी ले सके। वीज़ा की बात कर लेते हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ अली भाई, कितने तरह के वीज़ा होते हैं, दूसरा वो कैसे कैसे मिलते हैं, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देयर इज़ वन नॉर्मल वीज़ा फॉर दोज हु हैव जॉब्स और sponsored by somebody in Dubai ओके or UAE. ओके That's number one. Number two is something called investor visa. अब टाइमलाइन भी बताइएगा साथ में। जैसे एम्प्लॉयर वीज़ा है, कितने समय के लिए होता है? Employment visa is generally for 2 years ओके and it is renewable. ओके Then there is investor visa. Earlier there was a benchmark of 750,000 dirham minimum investment on real estate and then you get an investor visa. ओके। But now it's been reduced to 400,000. ये INR में कितना होता है? I think 1 CR तक होता है. ओके तो मतलब ये है कि अगर आप 1 करोड़ तक इन्वेस्ट का प्लान कर लेते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं है, आपने प्रॉपर्टी लिया जिसका कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है। I will stop you here. ओके प्लीज टेल मी। वो 1 CR पूरा पेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए। तब आपके पास एलिजिबिलिटी होती है ओके और वो 2 साल में रिन्यूएबल भी होता है। ओके जी हाँ। इंटरेस्टिंग, ये मुझे भी नहीं पता था। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने ही बता दी कि आपका 1 करोड़ पेड होना चाहिए। जैसे वो पेड होता है, दिखता है, आप वो स्पॉन्सर हो जाता है वीज़ा, आई थिंक डेवलपर की तरफ से, हमें गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ जी से हाँ। गवर्नमेंट खुद ही आपको वीज़ा दे देती है 2 साल का। It's for as long as you have that real estate here. ओके But yes, it is renewable every 2 years. हाँ, वो 2 साल होता है। 2 साल के बाद उसको रिन्यू करना होता है, जिसके नॉमिनल चार्ज होते हैं। मतलब बार बार आपका प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको आके एक बार रिन्यू करना होगा इसको। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। बढ़िया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी इसके अलावा कोई वीज़ा होता है? गोल्डन वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा के लिए बहुत हम लोग गोल्डन वीज़ा, दुबई का गोल्डन वीज़ा है मेरे पास, ये स्टेटस सिंबल है। पता कर लेते हैं कैसे मिलता है, कैसे मिलता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 million dirham, ओके somewhere around 4.5 CR, something like that. रिपीट कर देता हूँ। 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हो, प्लान, हाँ, पे नहीं करना है। बिल्कुल। ये गोल्डन वीज़ा का एक जो बेस्ट जो पॉइंट है वो ये है कि you don't have to put this entire 2 million dirham. For example, recently one of my good friend and investor, he bought some real estate in Damak Lagoons. He paid only 24%, and we checked the availability in the immigration department. We got the approval. Within 10 days, we got him a golden visa. अमेजिंग। तो मतलब समझिए, जैसे इन्वेस्टर वीज़ा में था कि आपका मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तभी आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, लेकिन गोल्डन वीज़ा की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5 CR, लेकिन वो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो पॉकेट से पूरा 5 करोड़ पे करोगे तभी आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा। नहीं, प्लान कर लिया आपने। जैसे आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया है और दिए सिर्फ 24% है, तो आप एलिजिबल हो गोल्डन वीज़ा के लिए। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। मतलब अगर 5 करोड़ का 24% देखे कितना हो गया, वो भी 1 करोड़ हुआ आई थिंक। हाँ। तो मतलब सिंपल है, ये होता है लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचता है, बिकॉज 20% इज़ द डाउन पेमेंट, उसके ऊपर से 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट फी हो गया। सो समवेयर इट रीच, मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो 3 तरह की वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर 1 एम्प्लॉयर वीज़ा, जो कि स्पॉन्सर्ड होता है। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक पहुंच जाती है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो बैंक में है या किसी प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया, एस्क्रो अकाउंट में है, इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन नंबर 3 गोल्डन वीज़ा, जो कि जिसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है अली भाई? 2 million dirham। एलिजिबिलिटी, आई मीन टाइमिंग, कितने टाइम के लिए होता है?
Well, it is for lifetime. You just have to renew it in every 10 years. 10 years जैसे See, again, I want to redefine it. okay Uh, you will always have to hold this 2 million, minimum 2 million of benchmark. So as long as you have this investment in Dubai or any part of Emirates, you carry that eligibility. amazing So let's say after 10 years, you still hold that real estate, you can renew this golden visa. And the biggest advantage, you can sponsor anyone in your family, your kids with no age bar, your servants, your maid. कितने भी लोग? No restrictions. कितने भी लोग I mean, of course, let's say you're living in an apartment, so there is a limit. एक apartment में कितने लोग रह सकते हैं. हाँ, उतने So लोग there is always a background check whenever immigration is giving the approval. So if you're living in a mansion wherein you can have multiple servants or maids, you can sponsor them. इंटरेस्टिंग बहुत सिंपल है गोल्डन वीज़ा 10 साल बाद आपको रिन्यू करना है और अली भाई की एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगी थी पहले तक मैं ये समझता था 10 साल के लिए मिलता है ये कहते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होता है बस आपको इन्वेस्टर वीज़ा हर 2 साल में आके आपको दुबई में आके उसे रिन्यू करना होता है 10 साल में आके नहीं इन्वेस्टर वीज़ा या और गोल्डन वीज़ा 10 साल में आके रिन्यू करना है मतलब आपका हेडेक ख़त्म कि यार वीज़ा के लिए अप्लाई करो फिर टिकट लो आपको हेडेक ख़त्म आपको वीज़ा मिलने के बाद आप सीधे दुबई का टिकट लो सीधे आओ आपको कोई नहीं रोकने वाला है भाई अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बिल्कुल दुबई में ऑब्वियसली फ्रॉड्स भी होते होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होता होगा प्रॉपर्टी डीलिंग में भी तो आपको क्या लगता है कि इंडियंस को किन जब वो आता है दुबई में तो किन 3 चीज़ों से बच के रहना चाहिए दुबई में देखिए सबसे पहली चीज़ योर consultant, you should make sure that he has RERA. He is RERA certified. Okay. So that, like I mentioned about this application Dubai Rest. So if you find yourself cheated, you can just simply, find me or find anyone in that application and you can trace him. So, that's number 1. Number 2, you also have to make sure that you do a background check about the developer you're getting into, those properties you're exploring. And then you also need to check the market in past 1 year, 2 year, how was it performing, that particular location. सबसे इम्पोर्टेंट यही कि ये चाहते हैं कि जब आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आओ तो देखो डेवलपर से आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते वो आपको डायरेक्टली फ्लैट नहीं देगा आपको बीच में एक चैनल पार्टनर चाहिए बाय द वे नेस्टवुड भी एक चैनल पार्टनर है तो वो चैनल पार्टनर बेसिकली रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए जिनकी डिटेल्स आप उस ऐप में देख पाओ कि चैनल पार्टनर है कौन समझ रहे हैं और वो ऑथराइज होना चाहिए डेवलपर के साइड से भी ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए सेंटर पॉइंट कौन है See, as an investor, my agenda is not just buying. ओके You need to have someone to take care of that investment. ओके The developer is like, they are a developer. They will develop the property, they will deliver it to you. ओके Now, you have bought that investment real estate for certain reasons. You need to make money from that. ओके You need to rent it or you need to flip it. ओके So you have to have one strong, trustable source. And that's where we play the role. सो अगर आपको प्रॉपर्टी में आगे रेंट आउट करना है या फ्लिप करना है फ्लिप के ऑप्शन पे भी हमें बात करेंगे या फिर एट दी एंड जब सब कुछ हो गया उसे बेचना है तो आपको एक सेंटर एजेंसी की ज़रूरत है जो आपको इंडिया बैठे आपकी हेल्प कर दे सो वो सारी हेल्प के लिए आपको एक सेंटर एजेंसी चाहिए होती है नेस्टवुड जैसी अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या एग्ज़िट ऑप्शंस हैं अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसके क्या क्या एग्ज़िट ऑप्शंस हो सकते हैं प्रॉपर्टी को वो इन्वेस्ट कर दिया अब चाहता है कि यार कुछ तो मुझे मिल जाए इतना पैसा मैंने लगाया है Dubai real estate is appreciating by 8 to 10% every year. ओके And it takes roughly 7 years, 6 to 7 years to double the property, ओके capitally appreciate. So I recommend that flip your property when it is matured, when when you see the movement, ओके when there are handovers, when there is now infrastructure ready, then this is the good time to flip.
But at the same time, I also advise, because Dubai real estate is not like Indian real estate. इंडिया में मैंने अक्सर देखा है लोग खरीदते हैं 2-4 साल में बेच देते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं, जो उनकी नज़र में अच्छा पैसा है. मेरी नज़र में तो फिर भी, बिकॉज आई ऑलवेज कंपेयर इंडिया INR विद USD, so to me it doesn't attracts. But I recommend people in Dubai, if you are buying real estate here, hold it, rent it. And if you have chosen a great location, if you've chosen a great developer, trust me, you can cover the cost in 7 to 8 years. And that's better than selling an asset. You still have an asset, you still hold the value of that asset, and you already made 80, 90, 100% of that investment you made. Keep in mind that the investment you made was not just once or one time. You got a flexible payment plan. True. So you kept the money with you, but you had the ownership of that apartment during the time it was under construction. So you had enough breathable space. फ्लिपिंग क्या होता है, अगर नॉर्मल भाषा में आप इनको समझा पाएँ, और फ्लिपिंग से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, और वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पर फ्लिपिंग की जाए तो अच्छा ROI मिल जाएगा? As of now, see, first of all, Flipping क्या होती है? Flipping is buying a property at a certain time, let's say in a launch time, hold it for some time, and then sell it when the property prices per square feet has been appreciated. And then you can exit from that property with a significant profit, percentage of profit. As of the current scenario, I look Dubai South is a great opportunity due to its expansion of the Al Maktoum Airport, logistic corridor, aviation corridor, aviation sector, and there's something very interesting for Indians, Bharat Mart. Now, last week, the Crown Prince Sheikh Mohammed visited India, and he finalized the deal. Now, Indian traders will soon have a platform in Dubai, in Jebel Ali area, that's called Bharat Mart. And it's coming up with 2,700 million square feet of land, which will be a marketplace for B2B traders, for business to customer traders. And in fact, there is a very good example of women empowerment. In Bharat Mart, there would be a dedicated platform for women business ladies. They can also showcase their business over there. You're talking about South Dubai. Dubai South, yeah. And in Dubai South, so Dubai, I'll just point out some communities: Expo Valley, Emaar South, Emaar by Oasis by Emaar, Damak Riverside, Damak Lagoons, Jumeirah Golf State, Tilal Al Ghaf. There is one new developer entered in the market, Bahariya Town. So Azizi, Venice. So these are the locations which are now in a very pre-launch, stage. But in next 4 to 5 years, there would be significant amount of people working and living over there, because as per 2040 master plan, the government of Dubai is looking forward to have 5.8 million people in Dubai. The current population is not more than 3.8. Okay. It has been growing rapidly in past few years. But imagine after a few years, when the population is increased, these people will be living over here. And due to this infrastructure, there would be a job will be creating over there. 2027 तक आपको इंडिया मार्ट देखने को मिल जाएगा दुबई में. सो दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी. तो अब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन में? चाहता हूँ कि यार आप लोग, अगर आप दुबई को एक्सप्लोर करना, कई लोग मुझसे फ़ोन पे पूछ रहे हैं कैसा है दुबई. यार मेरा ये कहना है, आप एक बार टिकट कटवाओ, ठीक है, वीज़ा लो, आ जाओ, देखो, इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी. वो आपकी नज़रिए पे डिपेंड करता है, आप किस वे से आना चाहते हैं. आप घूमने आना चाहते हो, घूमने वाली चीज़ देखोगे, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको उस वे से, उस मेंटालिटी से आना है. और जब आप आ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे दे रहे हैं नेस्टवुड का, जाओ क्लिक करो, ठीक है. कस्टमर केयर नंबर भी दे दे रहे हैं जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो,
ताकि ये लोग आपकी हेल्प करें। बहुत जेन्युइन है ये लोग। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जी हाँ। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप उनको क्लिक करिए, आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। कैन आई बिल्कुल से मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, आप डीएम कर सकते हैं इनको डायरेक्टली। अगर आपको प्रॉपर्टी में कुछ भी डील करना है, कोई डाउट्स हैं किसी भी तरह का, तो आप आ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा अच्छी चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एमिरेट्स में, वी कैन से, दुबई में नहीं, विन कसिनो। इट्स अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग। तो उसके बारे में बताइए लोगों को, और उससे क्या अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो दुबई में आके, एमिरेट्स में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, विन कैसीनो इज लोकेटेड इन Ras Al Khaimah. ओके। There's a artificial island called Al Marjan Island. It's a beautiful island, and this is Wynn Casino is the first casino in United Arab Emirates. ओके। The total cost of this casino is $3.5 billion. It will be ready by the end of 2027 with total 1,500 rooms, and it will definitely attract people around the world who love gaming. And of course, Ras Al Khaimah government is offering a world-class infrastructure. मुझे कभी यार दुबई में पता है खास बात लगती है कि उन्होंने पूरी दुनिया में देखा कि क्या क्या बेस्ट है, वो दुबई में ले आओ। ऐसा लगता है मुझे कई बार। See, actually बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि इस देश की शुरुआत कैसे हुई। हाँ, बताइए ना। Of course, the city is new, and most of the economy in Middle East is oil-based economy. And there were very few leaders who realized that oil हमेशा नहीं रहने वाला. ट्रू। So जो भी ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं कहीं ना कहीं तो जाकर स्ट्रगल करेंगी. ट्रू। तो हम प्रोएक्टिव हो जाएं आज या तब जब हम स्ट्रगल करेंगे. दुबई इज़ वन ऑफ द सिटी इन द वर्ल्ड हु रियलाइज्ड कि बॉस ऑयल से हमारा नहीं पेट भरने वाला. सो वी नीड टू हैव प्लान बी. फर्स्ट थिंग दे डिड इज आई एम ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट to have they introduced a 0% tax on all the maritime activities. People at that time, world leaders, they thought it's a wrong move. But actually that turned out to be a best move for Dubai. Amazing. Today, because see, you have to also understand the location. We are in the middle of world. You just fly a few hours to India, 3 hours, Africa 3 to 4 hours, Europe 4 to 5 hours, 6 hours, Russia 6 to 7 hours. So, and most of the business are conducted from these countries. The channel is only Persian Gulf. And Dubai understood that importance. And that is why आपने शुरू में जो बोला ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ बहुत सस्ता है. टैक्स फ्री एक्टिविटी है यार. दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा उठाना है. दे अनलोड देयर कार्गो इन दुबई एंड दैट्स वाई दुबई बिकेम अ कैपिटल फॉर ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स परचेज. And then when this movement went further and further, they realized that we need a best class aviation segment. Then they introduced Emirates. पता है Emirates एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया और वो एक भी एयरक्राफ्ट के मालिक नहीं थे. दे बोरोड एयरक्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान. आज एमिरेट्स कहाँ है? दुनिया की सबसे फ़ायदेमंद स्ट्रॉन्ग कंपनी है इन एविएशन सेक्टर. ट्रू. जब लोग आते हैं मुल्क में तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. उसके बिना तो काम नहीं होगा. काम ही नहीं होगा. तो रियल इस्टेट आया. होटल्स बने. होटल्स बने. धीरे धीरे समझ में आया कि वी हैव अगेन अ वेरी ह्यूज स्कोप. लेट्स इंट्रोड्यूस tourism and real estate. And that kept on diversifying the city. Today, I think I've been to many countries. I've seen, and yeah, I love cities. Like I've been to London, I love that. They also have a very good infrastructure. But I love Dubai because the infrastructure Dubai provided
they set an example for many cities, many countries in the world, and a lot of countries are following us. And the moment Win Casino was announced, Al Marjan was a hot cake and is still a hot cake. And many of the expert they quote that today the price per square feet there is 2000 to 2500 dirham per square feet, but in next 4 to 5 years the price might go up to 10,000 dirham per square feet. And I believe that it's a very limited land, and it's just one. There's no replacement. And of course casino and all other infrastructure around will definitely elevate the tourism sector. अगर आप डीपली इस कॉन्वर्सेशन, दिस इज सो फार द बेस्ट आंसर किसी भी क्वेश्चन के लिए, इतना डिटेल में इतना प्यारा आंसर दिया है इस बार ये क्वेश्चन के अंदर। और रसल खेमा एक जगह है जो यहाँ से 1 आवर ड्राइव पे है, लेकिन वो हॉट केक बन गया है स्पेसिफिकली अल मरजान आइलैंड, बिकॉज वहाँ पे विन कसिनो। इनफैक्ट अगर आप दुबई आओ और थोड़ा ट्रैवल करके 1 आवर ट्रैवल करके रसल खेमा जाओ तो आप विन कसिनो के कंस्ट्रक्शन को देख भी सकते हैं। 30-40% बन चुका है बाय द वे, जितना मैंने देखा है। हाँ, यू कैन सी द एरियल व्यू, इट इज, यू कैन सी दैट इट्स हैपनिंग। तो वो बन रहा है और वो दुनिया का सबसे बड़ा है और मिलियनर्स बिलियनर्स आएंगे वहाँ पे। तो रसल खेमा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसा कहते हैं कि अभी अगर मरीना, अगर आपने दुबई में देखा है तो नेक्स्ट मरीना होने वाला है रसल खेमा। वी कैन से दैट। पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है दुबई की वो है सेफ़ एनवायरनमेंट। यहाँ सेफ्टी बहुत है। आप रात को 3 बजे 4 बजे भी आप निकल जाओ, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। आपको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। हाँ नहीं, मुंह तो लगा लेंगे हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, एक्चुअली ये बहुत ख़ास बात है इस शहर की, इनफैक्ट पूरे एमिरेट्स की। ओके। यहाँ तक कि अगर ऊपर से देखा जाए तो यकीन भी नहीं होता कि ऐसा है। आप दुनिया भर के लोग यहाँ देखते हैं, हर कल्चर से आए हुए हैं। कुछ ऐसे जगह से जो जिनकी इकोनॉमी बहुत वर्स्ट सिनारियोस पे है, और कुछ जो बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस करके आए हुए हैं। बट यहाँ आने के बाद वो सब एक फैमिली बन जाते हैं। अमेजिंग। एंड दैट्स व्हाई देयर इज ऑलमोस्ट zero crime rate. This is one of the top city in the world which comes into the category of safest country in fact. वैसे इंडियंस कितने रहते हैं दुबई में? As I said, out of total population 38% are Indians. क्रेजी। और इंडियंस को लेके दुबई का नज़र, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग इंडियंस जब बाहर जाते हैं हमें बहुत सारे भेदभावों का सामना करना पड़ता है। जैसे आजकल तो अमेरिका में, यूएस में भी ऐसा हो गया है कि वो लोग इंडियंस को थोड़ा सा इस निगाह से देखते हैं। मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इंडियंस को दुबई किस नज़रिए से देखता है? यार इंडिया और दुबई, इनफैक्ट मिडिल यूएई का जो रिलेशन है वो सेंचुरीज से है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स दिस पार्ट ऑफ the land was known for dates and pearls, and India has a history in spices, textiles. So we've been exchanging. Okay. And this relation have been developing from then. From now and then, Indians have played a very important role in this country. Okay. Companies like Lulu, Shobha, Landmark Group, they're all owned by Indians. But if there is no good relation, or if there is a discrimination, it won't be possible. True. One more thing, that Indians are very well educated, skilled. So you want to have a best class doctors, you'll find that in India. You want best engineers, you'll find the Indians holds that. You want best worker, labor, you have that. So all of this become a flavor, So you have all kind of flavor in India, and that's what add value here. And if you look at the past also, Indians
they had set a very disciplined culture, you know, and that's why the government accepted them, welcomed them. And this is why if you look at any organization in India, in Dubai, any country or any authority, Indians are in high positions and they're playing a very prominent role. So yes, Indians are well welcomed here, very well welcomed here. अच्छा, गोल्ड के लिए दुबई जाना जाता है, गोल्ड सूक के लिए? गोल्ड सूक, यस। तो गोल्ड लेना होता है आप जाते हैं वहाँ पे? बहुत ट्रैफिक रहता है उधर। क्यों इतना क्रेज है वहाँ गोल्ड सूक का? रीज़न क्या है? एक तो क्वालिटी ऑफ गोल्ड, मैं एक दो बार गया हूँ। मैंने जो सोनार होते हैं उनसे पूछा भी, यार ऐसा क्यों है कि इंडियंस आते हैं और यहाँ से ज़्यादा खरीदते हैं? तो बिकॉज दे हैव डन ऑपरेशंस इन इंडिया ऑल्सो। तो उनका कहना है कि जो यहाँ की गोल्ड की क्वालिटी है, दैट्स बेटर दैन इंडियन गोल्ड, व्हाट यू गेट देयर। अब इसकी टेक्निकलिटी पे मैं कभी गया नहीं, ज़्यादा मुझे पता नहीं, बट क्रेज़ बहुत है। मेरी फैमिली भी कभी आती है तो वो उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, गोल्ड सूक जाना है। तो इसके अलावा चलो ये तो हो गया परचेजिंग का, क्लोथिंग का हो गया, परचेजिंग का होगा, गोल्ड वगैरह जब देखना है, अगर टाइम पास करना है ना, तो वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है आपका? यार बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं यहाँ पर। ग्लोबल विलेज इज़ वन डेस्टिनेशन। इफ़ यू केम हियर फॉर विद फैमिली, एग्जैक्टली, आप वहाँ जा सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ आए हो, बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करानी है, तो IMG वर्ल्ड है, आप वहाँ जा सकते हो। करेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ वाटर पार्क्स। अब इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, आप वहाँ जा सकते हो। यू लव क्लबिंग, आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू लाइक बीचेस, यू हैव pool beach parties, you can do that. So, and Dubai know this. That's why this, I mean, since it's a city where every year around 25 million people are visiting. So they are all coming from different countries with different taste, with different expectation. So Dubai want to make sure that they fulfill each and everything. So you have varieties here. It's up to you what you want. I'm sure you'll get it. कहीं कहीं आपको नहीं लगता है कि जो किंग रूल है या फिर एक के हाथ में ही सत्ता रहती है, तो उसका देश को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सवाल इतना आसान नहीं है जवाब देना इसका। सही बात है। बहुत सारे मुल्क इसी चीज़ को डिक्टेटरशिप की नज़र से भी देखते हैं। ट्रू। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है और आप ऑनेस्ट हो अपने आप से, आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के एकदम क्लियर हो, तो मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दुबई, UAE एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, वी हैव रूलर्स ओवर हियर, बट दे हैव सेट एन एग्जाम्पल, और दैट इज़ वाई यू सी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड। पीपल आर taking this example from Dubai, and they are trying to reach to that same level where Dubai is. एक चीज़ मुझे बहुत फील होती है इंडिया में, हम लोग बात भी करते हैं। हाँ, देखिए जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं बेसिकली वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि दुबई जैसा इंडिया में भी बहुत कुछ हो। हम है तो इंडियन ना, तो इन दैट केस जैसे कोई भी इंसान वहाँ पे गाड़ी लेता है, गाड़ी के लिए ऑलमोस्ट जितनी गाड़ी होती है, लग्जरी गाड़ी तो जितनी है उतना ही वो टैक्स देता है। हाँ जी। लगभग अगर 80 लाख का गाड़ी है तो 40 लाख का गाड़ी होगा वो एक्चुअल में, और बाकी 40 लाख तो टैक्स का होगा। बिल्कुल। तो उतना ही टैक्स देता है, लेकिन वो जब रोड पे निकलता है तो गड्ढे ही गड्ढे। लेकिन दुबई इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब वो गाड़ियाँ भी उतनी जल्दी वेयर एंड टियर ख़राब हो जाती हैं, लेकिन दुबई इसका अपोजिट है। दुबई में रोड्स आर रियली गुड मैन। ये कैसे, क्या आपको फील नहीं आया इस चीज़ का? रोड्स के बारे में क्या कहोगे आप? एवरीथिंग इन अ प्लेस, देन यू हैव टू हैव infrastructure again. Roads and transport is also a part of infrastructure. That's true. When I said as per the master plan of 2040, we look forward to accommodate 5.8 billion people, million people. We of course have to provide them infrastructure, and roads and transports are one of them. I'll give an example now. See, there is one peninsula called Maritime City. A lot of people in the beginning when they were selling real estate, they were putting this objection, यार रोड तो क्लियर है ही नहीं, यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है, कैसे होगा? बट दुबई एज अ गवर्नमेंट knew this from the beginning. Now they have expanded the whole corridor from Dubai Islands
to until World Trade Center, Sheikh Zayed Road. Now they have reduced the timeline from almost 60 minutes to 14 to 15 minutes. This is possible only because of a clear goal. I'll talk about Al Ain Road. A couple of years ago, the Al Ain Road was very congested, Now, since there was a project called Valley, and then the Mac Hills 2 further ahead. So, and then before Valley, Amar Valley, there is another project by Shobha Elwood. So, of course, when these projects will be delivered, there would be a crowd moving that side. So we need a transportation. We need roads. So they've expanded. They invest 2 billion dirham over there. There's another road corridor, Suqeim Road. That's also expanding. So when the government is proactive, when the government has a clear role, a clear goal, they look after each and everything. Roads are also one of them. मुझे याद है जब मैं नया आया था दुबई में, तो मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाता था और मैं रहता था अलेन में, जो कि दुबई और अबू धाबी से 1.5 घंटे दूर है. तो अक्सर शाम को घर वाले फ़ोन करते थे, आज क्या हुआ, कुछ मिला. तो मुझे याद है कि एक बार मैंने अपने अंकल को कहा था, यार अंकल मैंने ना सुबह इंटरव्यू था, तो मैंने कॉफ़ी लिया कप में, और वो कॉफ़ी पकड़े मैं दुबई से अलेन से अबू धाबी पहुँच गया, लेकिन वो कप नहीं छलका. इंटरेस्टिंग. सो आई वाज गिविंग हिम आई वाज टेलिंग हिम, लुक एट द रोड्स ओवर हियर. यार हम इंडिया से आते हैं तो वो रोड गड्ढे में होता है. ट्रू. तो यही है. पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अब और यहाँ के रोड्स अगर आप आओगे, जब आप ड्राइव देखो, यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि गाड़ियाँ बड़ी सस्ती मिल जाती है सेकेंड हैंड, और वो ख़राब भी नहीं होती. उनके टायर्स आपको ब्रांड न्यू मिलेंगे सेकेंड हैंड गाड़ियों के भी. उसके पीछे का रीज़न है रोड्स ही इतनी अच्छी हैं. गाड़ियों की जो जो क्वालिटी है बेसिकली सेकेंड हैंड होने के बावजूद भी आपको नहीं लगेगी. ये अच्छी रोड्स बनाने का बेनिफिट होता है. लेकिन इंडिया में बड़ी समस्या इस चीज़ को लेके, करप्शन ही इतना है कि मतलब बिल्डिंग है, रोड्स नहीं है, अनाउंस हो गया है लेकिन रोड बनी नहीं है. यार मेरे ख्याल में ना इंडिया में एक प्रॉपर सिस्टम की कमी है, और अगर प्रॉपर सिस्टम है तो उसको फॉलो करने में लोग चूक जाते हैं. हम सीख सकते हैं यहीं से. यहाँ पर भी वही सिस्टम है, और उसको जैसे इनिशिएट किया गया है वैसे ही फॉलो भी किया जा रहा है. अगर हम इंडिया में फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स ये बदलेगा, और इसकी ज़रूरत है. बिल्कुल ज़रूरत है. फाइनली बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली. मैंने आपको बता ही दिया है कि दुबई में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव है. अली भाई ने उसको एक्सप्लेन किया है. प्रॉपर्टी अगर आप लिटरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दुबई मार्केट बूमिंग है. उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन लास्ट में कर लेते हैं. पूरी दुनिया पड़ी है इन्वेस्टमेंट करने को, दुबई ही क्यों? अगर लास्ट में 3 फैक्टर्स आपको देने हो: 0% टैक्स, 0% कैपिटल गेन टैक्स, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, गोल्डन वीज़ा बेनिफिट्स, लाइफस्टाइल, सर्विसेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट एल्स यू वांट? हाँ, मैं 3 मांगे थे, 9 दे दिए हैं. कितने? 6 9 तो बता ही दिए. मैं और दे सकता हूँ. तो जितना अच्छा बोलो उतना कम है. देखो दुबई में सब कुछ अच्छा है, एक छोटी सी चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है, शायद उस पर भी अभी काम चल रहा है. मई जून जुलाई में गर्मी बहुत पड़ती है. खैर अगर आप गरीब हो ना, आप ही की बात रिपीट आप गरीब हो तो गर्मी लगेगी. हाँ गरीबी मिटाओ. हाँ, गरीबी मिटाओ. मतलब गर्मी एक्चुअली गरीबों के लिए यहाँ पे मई जून जुलाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक बिल्डिंग सेंट्रल एसी से इक्विप्ड है, तो कोई गर्मी है नहीं. इज़न्ट इट? यार वेदर कंडीशंस हैं, बट अगेन यू हैव टू अडॉप्ट. ओके, ऑफ कोर्स. आई मीन मई जून जुलाई में यही रहते हैं आप? हम यही रहते हैं और इन्जॉय भी करते हैं. और एज आई सेड, आपको अडॉप्ट करना होगा. विटामिन डी लेता हूँ मैं. दुबई फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि क्रिप्टो पे थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं. आप क्रिप्टो से कुछ भी बाय कर सकते हैं. मतलब ऐसा आने वाले टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगा. अभी थोड़ा लिमिटेड है, बट एक्सेप्ट इंडिया में जितना फ्रिक्वेंटली एक्सेप्टेड नहीं है, दुबई में एक्सेप्टेड है. इवन आप क्रिप्टो से प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं. जी हाँ. ये इंटरेस्टिंग है. तो वो कैसे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सो बेसिकली crypto trade in Dubai is
लीगल. ओके. इनफैक्ट आप इंडिया में अगर क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो आई थिंक देयर इज अ टैक्स हाँ 30%. 30% एंड देन 1% ज़्यादा नहीं है, TDS. ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है. हाँ पर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है. ज़ीरो है यहाँ. जी हाँ. So I know many people who actually shifted in Dubai because they want to take advantage of zero tax in crypto and US stock as well. So yes, cryptocurrency I think is a future. In fact, Dubai government also understand that, and they're coming up with a lot of opportunities related to crypto in future, which you will definitely see. पर ये बहुत बड़ी बात है यार. आप प्रॉपर्टी खरीद ले रहे हो क्रिप्टो से. कहाँ सोचा करते थे कैश में खरीदे या करें. इट वॉज अ गोल्ड माइन फॉर दोज हु जब 2021 और 22 में जब पोस्ट कोविड मार्केट खुला था, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव है यार. ट्रस्ट मी, हम एज अ एक्सपर्ट, एज अ एडवाइज़र, हम भी कभी कभी नहीं सोच पाते कि ऐसा भी हो सकता है. दुबई अंडरस्टूड दैट देयर इज़ अ स्कोप. एंड आई बिलीव ये वो टाइम है जब चाइना ने शायद क्रिप्टो माइनर्स वगैरह अपने मुल्क में बैन कर दिया था ड्यू टू हैवी कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. एंड दीज पीपल वर मूविंग टू रशिया. And unfortunately Russia and Ukraine thing happened. And during this time Dubai opened the corridor for crypto traders, and they allowed property buying through cryptocurrencies. Lot of Russians bought during this time. And a lot of people made good money also. देखो चीज़ें कैसे चेंज होती हैं. और जब आप डेमोग्राफी समझोगे ना, ये क्या होता है क्रिप्टो माइनिंग में ना, जब आप जो इक्विपमेंट लगाते हो बेसिकली उसमें हीट बहुत जनरेट होता है. तो आपको ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे आपको या तो बहुत हैवी AC लगाने पड़ेंगे. गर्मी पड़ती है, अगर ऑलरेडी बाहर ज़्यादा गर्मी है तो वो सहन ही नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए बेसिकली सारे क्रिप्टो वाले मूव किए कहाँ पे, रशिया की तरफ मूव किए, क्योंकि वहाँ पे ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है. लेकिन वहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से गेट खुले दुबई के लिए. हालांकि वो पहले ही खुल गए थे. अभी तो क्रिप्टो के एक्सपो भी चल रहे हैं दुबई में, इजंट इट. तो ये लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं क्रिप्टो वाले, और क्रिप्टो वालों ने बहुत बाय किया है. रशियंस यहाँ बहुत हैं जी. आपकी टीम में भी हैं जी. हाँ. तो रशियंस और वो क्रिप्टो लेके मैंने ऐसा सुना, आप मुझे बताइएगा मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, कि यहाँ इतने रशियंस इतना पैसा लेके आते हैं कि उनके घर के आगे 4-4 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं महंगी. यार पैसा हर जगह है. मुझे लगता है कि रशियंस को एक्सपोजर थोड़ा लेट मिला. ओके. मैं अभी कुछ महीने पहले मैं इंडिया में था, और मैं कुछ इन्वेस्टर से मिला जो US से बिलोंग करते हैं. जब मैं उनसे मिला और मैंने दुबई के बारे में उनसे बात की, तो उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई कि अक्सर जो US में लोग रहते हैं वो इंडिया आते हैं तो वो दुबई में रुकते हैं, 1-2 दिन ट्रांजिट लेते हैं. कुछ लोग सोचते हैं चलो यहाँ आए हैं तो कुछ दिन रह लें. फिर जब वो जो सुनते हैं और जो देखते हैं उसमें बहुत बड़ा उनको अंतर मिलता है. लाइक बाहर से लगता है कि दुबई इज़ ऑल अबाउट ग्लिट्स एंड ग्लैमर्स, बट एक्चुअली दुबई हैज़ लॉट मोर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. इफ़ यू कम डीप डाइव, अंडरस्टैंड द सिटी, दैट यू सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. मुझे लगता है वैसे ही रशियंस के साथ भी रहा है. और द मोमेंट दे गॉट द एक्सपोजर, दे लव द सिटी, एंड दुबई इज़ एक्सेप्टिंग एवरीवन. You should have a clear goal. You should have an honest intention, and that's where Russians came here. And they actually came in the right time. That was a post-COVID time, and Dubai real estate was booming. There was a demand. There was less of supply. So they enter in a very right time, and they now if they exit also, it would definitely make a remarkable difference for them. They will make high return on investment. They will high capital appreciation as well. बाकी दुबई आपने हनी सिंह के गानों में तो देखा ही होगा. बिल्कुल. हाँ, गाने वाने सुनते हैं? सुनता हूँ. याद नहीं रहते यार. पर मैं एक ऑनेस्ट नहीं, याद नहीं रहते. मैं आपसे गाना नहीं गाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि दुबई का भी देखो, दुबई की सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन म्यूज़िक कहाँ का अच्छा है? म्यूज़िक हमारे देश का अच्छा है. हमारा देश भी अच्छा है भाई. देशीपन कभी नहीं जाएगा, देश से मोहब्बत कभी नहीं जाएगी. नहीं, ये बात तो हम भी कभी बार बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ठीक है कितना भी दुबई गा लो, जब अपना एक सर्टन एज तक दुबई अच्छा लगता है, बिल्कुल. अच्छा लगेगा.
मुझे लगता है कि जब आप यंग हैं 40-45 तक, उसके बाद फिर आप देश में वापस लौटोगे कहीं ना कहीं। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो मुझे नहीं लगता कि दुबई में रूट्स हैं। यार अगर मैं अपनी बात करूं हम्म तो शायद नहीं, हम्म क्योंकि मैंने अपना अगला 10 साल और 15 साल प्लान किया हुआ है, ओके और इनफैक्ट मैं अकॉर्डिंगली ही चीज़ें लेकर भी चल रहा हूँ। ओके सो आई हैव सीन मैनी people हम्म who lived in Dubai or Middle East, anywhere, हम्म 60-65 years of age, then went back to India and they found themselves alone. भीड़ में भी अकेले हैं। हम्म तो मैंने भी इस चीज़ को समझा और मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो फिर आई हैव टू arrange things for me accordingly, so that even if I want to live after retirement, I should have proper setup for me. So I am not planning to go as a retired Indian in India. Even if I will go, I will go as a businessman, so that I don't feel myself alone or lonely. I should feel myself, because I believe that मैं रिटायरमेंट के अगेंस्ट हूँ बॉस। आप जब तक इस दुनिया में हैं, आपका मकसद काम करना काम करना है, भले ही आप सेवा करो या बिजनेस करो, लेकिन लाइफ में एक्टिव रहो। और मैं यही सोचता हूँ, आगे भी मेरा यही प्लान है, आई एम गोना बी एक्टिव टू होल माई लाइफ। दूसरी दुबई में एक समस्या मुझे कहीं नज़र आती है कि ये लोग पासपोर्ट देते नहीं, आपको वीज़ा में ही ज़िंदा रहना पड़ेगा। आप भी वीज़ा पे ही ज़िंदा है जी। तो आपके पास पासपोर्ट तो नहीं है। पासपोर्ट यहाँ सिर्फ लोकलाइट्स को मिलता है, जो सिटीजन है उन्हीं को पासपोर्ट मिलता है। तो ये कहीं खलती है ये बात? वेल शुरू में खलती थी, तब शायद मुझे मेरे पास एक्सपोजर नहीं था, मुझे शायद मेरा गोल पता नहीं, कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था। लेकिन जब आप लाइफ इज़ अ जर्नी, जब आप इस जर्नी पे कहीं बढ़ते रहते हो ना, तो आपको ब्रांचेस मिलती रहती हैं। ट्रू। और आपका जो ज़िंदगी का सवाल है, आप जो सवाल कैरी करके चल रहे हैं, आप उसके जवाब ढूंढ रहे होते हैं। और आप जब इस मकसद में लगे रहते हैं तो आपको जवाब भी मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स it's a visa, it's not a nationality or citizenship, but the government has provided that sort of tools for you to live like a citizen. Okay. As long as you abide the law of this country, you live here as long as you want. There are retirement plans also in this country. With visa? With visa, of course. Let's say if I have invested, I'm a golden visa holder, and I have a lot of other investments and let's say business, and I'm making certain amount of earnings, I can stay here lifelong. So there's no such limitations. एक इंटरेस्टिंग बात मुझे और सुनने को मिली थी कि यहाँ पर खैर टैक्स तो ज़ीरो है ही, आपको आपकी अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं देना है। आप जो कैपिटल असेट बनाते हो उसकी बाइंग, उसकी सेलिंग पे भी कोई आपको टैक्स नहीं देना है। ज़ीरो टैक्स है। लेकिन उसके अलावा जिनके बच्चे हैं, जो इंडियंस हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैंने सुना उनका एमिरेट्स में मेडिकल भी फ्री है। एजुकेशन में कितना क्या है यहाँ? No, medical is not free. Okay. Education is also not free, but there are some perks. Okay. Let's say if somebody has 2-3 kids, so उनको discounts मिलते हैं. Okay. But there's no what do you call? There's no zero fee or something. Okay. There is, and medical is, there is health insurance, then there is life insurance. So you have to obtain that. Okay. फाइनली दुबई बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। एक दो चीज़ों को छोड़ दें तो हेवन है, और वो एक दो चीज़ें भी वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि आप उसको टॉलरेट ही नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सो इट्स टू पॉजिटिव। और अगर आपको लगता है कि हाँ दुबई मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, बाय द वे क्रिएटर्स के लिए बता देता हूँ, जो इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स हैं, दुबई गवर्नमेंट खुद 500 मिलियन दिरहम्स के अनाउंसमेंट उनकी तरफ से है क्रिएटर इकॉनमी को बूम करने के लिए। तो आपका अगला डेस्टिनेशन, बहुत सारे क्रिएटर आपको पता है इंडिया से दुबई मूव कर गए हैं, और बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली फ्लाई कर रहे हैं कंटेंट बनाने के लिए। और क्रिप्टो के तो एक्सपो होते हैं, क्रिएटर एक्सपोज भी हो रहे हैं।
सो दुबई इज़ हेवन। आपको पता है बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि दुबई मूव कर चुके हैं। सो क्रिएटर्स को मैं स्पेशली कहूँगा कि एक बार एक्सप्लोर करो। आप इन्वेस्ट ही कि आप देखो हर क्रिएटर बहुत अच्छा पैसा कमाता है इंडिया में, तो ये आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप दुबई एक्सप्लोर करो, और अगर आपको किसी भी तरह कोई मदद चाहिए, आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, आप एक बार कनेक्ट करिए। और अली भाई का इंस्टाग्राम भी है, वहाँ डीएम करिए। आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए काम की चीज़ है, कनेक्ट करके दुबई आइए, घूमिए, देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होती हैं। फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं अली भाई से, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अगली बार अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर एक और पॉडकास्ट करेंगे। आखिरी सवाल फिर से हम लोग, हमारा मोटो तो यही है कि जितने लोग जो वाकई में अपनी हार्ड एंड मनी के लिए आरओआई चाहते हैं, उनको हम अच्छा ऑप्शन दें, एंड दुबई इज़ दी ऑप्शन। एंड अकॉर्डिंग टू अली भाई, आप क्या सजेशन देना चाहते हो जितने भी इन्फ्लुएंसर? मैं 2 कैटेगरी में सजेशन लूँगा। पहला, आपको इन्फ्लुएंसर्स को सजेशन देना है कि आपको 3 सजेशन या 3 एडवाइसेस अगर इन्फ्लुएंसर्स को देनी है दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या होंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई ऑल्सो ओन रियल इस्टेट इन दुबई, and that's because that's because I know the significance of this city, and I understand the real estate of this city, and I see that future. So of course I will, anyone in the market across the globe, if you're looking to diversify your investment, Dubai real estate is one strong location. If you want high capital gains, if you want high return on investment, if you want value for your money, if you want a safest city, if you want something, somewhere which is tax haven, then Dubai is the best location for you. Of course, we are in Dubai to guide you well according to your requirement, according to your expectation, your emotions. One thing is for sure that Dubai will go to the next level. We haven't still not yet reached our target. There's lot more to go, lot more to see. So let's be a part of this city. Let's join this venture. Let's join this journey by either investment or moving to Dubai. So of course we are here to support you, to guide you. Reach out for any kind of suggestions or support. ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए हो गया, वैसे कॉमन था, बट फिर भी जो बाकी लोग हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, एवरेज इंडियंस हैं जो पैसा कमा के थोड़ी सेविंग कर लेते हैं। अब वो इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे नहीं उठाएंगे मुझे पता नहीं, बट आप उनको क्या एडवाइस करेंगे इस मोमेंट पे ताकि वो इस रिस्क को उठाने को तैयार हो जाएं? देखिए, इंडियंस आर द टॉप इन्वेस्टर्स इन दुबई क्रेजी from the beginning. ओके। And since this golden visa rules and tax-free properties, zero capital gain, people in India, it's a hard-earned money they're putting. But eventually when you're selling it, there is some portion you're paying it to the government. When you're renting it, there is some portion you're paying it to the government. And there is no proper guidelines. There's no strong system to secure your rental income or sales and purchase transaction. So if you have all those objections, concerns, Dubai one shot eliminate everything. We have a proper management, proper authorities who make sure that everything goes well, transparent. And it's an international hub. People from all across the globe are coming here. And this actually diversify the whole city. Tourism, real estate, businesses. It transforms everything. So let's be a part of a city which is growing. It will grow your investment. It will also give you more opportunities in future. Let's say you want your kids to have a best class education.
as per 2040 master plan, Dubai is going to have best class, top notch academies. So that advantage your kids can take. Of course, when there would be a world class infrastructure, you can take an advantage. You know, समाज बहुत बड़ा असर डालता है आपके बच्चों पर. So why not giving them that environment in Dubai to lead the world, to walk with the world, you know, that kind of confidence if your generation will carry, it will of course elevate your your family standards. So I am advising to those who looking for this change in their lifestyle, who want to grow their money, their hard-earned money, look at Dubai. Oh my God. अली भाई ने समराइज़ कर दिया. अली भाई ने आपको बता दिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या एडवाइसेस वो देना चाहते हैं आपको. बहुत सारी पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, लेकिन फिर से स्मॉल समराइजेशन कर देता हूँ दुबई का. दुबई हॉट केक है, दुबई सुपर सेफ है, दुबई की रोड्स मक्खन है, मलाई है. दुबई में आपको टैक्स नहीं देना है और दुबई में आपकी लाइफ की वैल्यू है. दुबई में आप जो पैसा कमा रहे हैं वो टैक्स फ्री है, वो आपकी पॉकेट में जाएगा, गवर्नमेंट को वो नहीं चाहिए. दुबई ROI के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है. आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने कहाँ पे पैसा डाला है. और लाइफस्टाइल अनबिलीवेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर अनबिलीवेबल, रोड्स अनबिलीवेबल, सेफ्टी अनबिलीवेबल, एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट. सिस्टम है यहाँ पे एक, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. और इतनी सेफ्टी में, इतने कड़क रूल्स में जब आप जीते हैं तो आपको भी लगता है यार यहाँ पर मेरी लाइफ की वैल्यू है, मेरे पैसों की वैल्यू है और मेरी सेफ्टी है. बहुत सारी चीज़ें इसलिए कहता हूँ कि मेरे बोलने या अली भाई के बोलने से ज़्यादा अच्छा है. हमने जितना हम एक्सप्लेन कर सकते थे दुबई के बारे में हमने किया. काश ये सब इंडिया में हमें देखने और समझने को मिलता, बट फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार जब मौका मिले दुबई आके एक्सप्लोर करो. ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बट ये आई विल टेल यू कि आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ये छोटा सा ट्रिप के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे ना, वो वर्थ ऑफ पैनी है. सिंगल पैनी भी आपका वेस्ट नहीं है. वो आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा, आपको फील कराएगा कि हाँ मैं कहीं जाके आया जहाँ पर लिटरली मैंने कुछ नया देखा, जहाँ पे लिटरली मैंने बड़ा लाइफस्टाइल इमेजिन किया कि ऐसा कुछ भी है इस दुनिया में. गो फॉर इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेस्ट फूड के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, कनेक्ट करो और कोई भी क्वेरी तो यू कैन आस्क. अब सिंपली आपको क्या करना है, अभी हमने कॉन्वर्जेशन में आपको अली भाई का कौन सा पार्ट या कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और लास्टली आपको क्या करना है, अगर आप मेरी जगह पे बैठे होते तो आप अली भाई से क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में दुबई को लेके कौन सा डाउट है, जस्ट राइट डाउन. अगली बार जब पॉडकास्ट में बैठेंगे तो आपका नाम लेके मैं ये सवाल इनसे पूछ लूँगा, है ना. टिल देन मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. अपना ध्यान रखिए. मेरा पहला पॉडकास्ट था. सून आपको दुबई से ही बहुत सारे पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे. दिस इज़ अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ. थैंक यू. गुड नाइट.